नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, आपका स्वागत है आज की इस क्लास में। तो जैसा कि हमने वादा किया था कि हम हमारी जो प्लांट फिजियोलॉजी पढ़ने की जर्नी होगी उसको कुछ ऑनलाइन और कुछ ऑफलाइन क्लासेस के माध्यम से कंप्लीट करेंगे। सो ये जितने एफर्ट्स हैं जो आपके लिए लगाए जा रहे हैं, आई एम होपिंग दैट you are going to be responsible for these lectures. You are going to take those lectures on the time. You are going to write down the notes in your notebook. And इसी होप के साथ आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि हम कल पढ़ रहे थे, हमने स्टार्ट की थी वाटर फिजियोलॉजी या फिर फर्स्ट यूनिट का पहला टॉपिक। हमें बताया कि पानी एक बायोलॉजिकल सिस्टम के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखने वाली चीज़ है। पानी का इतना इम्पोर्टेंस क्यों होता है, ये हमने लास्ट क्लासेस में पढ़ा था। क्योंकि पानी के पास पोलर होने का एक नेचर होता है कि पानी के मॉलिक्यूल्स के पास प्लस चार्ज और माइनस चार्ज दोनों डेवलप हो जाते हैं। दैट्स वाई पानी को बायोलॉजिकल सिस्टम प्रीफर करता है कि वो उसे अपने अंदर एज अ सोलवेंट रखे, इसलिए पानी को यूनिवर्सल सोलवेंट कहा जाता है। और व्हेन इट कम्स टू स्टडिंग अबाउट वाटर इन बॉटनी, तो हम कहते हैं कि पानी मतलब वाटर एंड प्लांट रिलेशन, यानी पानी का प्लांट के साथ क्या रिलेशन होता है, ये हम इस वाली यूनिट में पढ़ते हैं। तो हम ये देखते हैं कि एक सेल के अंदर पानी कैसे एंट्री करता है। इसको पढ़ने के लिए हम एक कंसेप्ट लेके चलते हैं जिसको बोलते हैं डिफ्यूजन। डिफ्यूजन के बारे में आपको कल बताया है कि डिफ्यूजन एक प्रोसेस है, एक नेचुरल प्रोसेस है जिसमें कोई भी कोई भी सब्सटेंस अपनी हाई वाटर कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की ओर मूव करता है। ओके, बट हमें तो मतलब है कि पानी कैसे मूव करे और पानी भी बायोलॉजिकल सिस्टम में कैसे मूव करे। तो हम लेके चलते हैं कि एक सेल होगी, उस सेल के पास सेल मेम्ब्रेन भी होगी, बाहर सेल वॉल है। अब इस सेल की इस कंडीशन में पानी किस तरीके से अंदर से बाहर या बाहर से अंदर जाए, ये हम देखते हैं। तो ऐसी प्रोसेस जिसमें एक मेम्ब्रेन भी पार्टिसिपेट करे और मेम्ब्रेन पार्टिसिपेट करने के बाद सोलवेंट के मॉलिक्यूल्स एक तरफ से दूसरी तरफ जाए, तो उस प्रोसेस को बोलते हैं ओस्मोसिस। ओस्मोसिस प्रोसेस के दौरान हम ये देखते हैं कि कोई बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन की दोनों तरफ कंसंट्रेशन ऑफ वाटर में डिफरेंस होता है। मान लीजिए एक सेल को यहाँ चाशनी के घोल में रखा जाए, ये है चाशनी। तो हम ये देखेंगे कि सेल के अंदर जितना पानी है, जितनी मात्रा में सेल के अंदर पानी है, बाहर चाशनी में पानी की मात्रा उससे कम है। हम कई बार सोचते होंगे कि चाशनी तो ज्यादा पानी से बनी होगी, भले ही सेल तो बहुत छोटी सी है, लेकिन चाशनी में तो सेल की अपेक्षा बहुत ज्यादा पानी है। लेकिन इस बात को नजरअंदाज करके हमें यह देखना होता है कि जितना आयतन इस सेल के पास है, बाहर उतने ही आयतन को कंपेयर करेंगे सेल के साथ। और जब हमें पता लगेगा, क्या पता लगेगा कि मान लो इसके अंदर 90% पानी है, लेकिन बाहर तो 30% ही है। तो हमें पता है कि कहाँ मूवमेंट किधर होगा। मूवमेंट होगा अपनी हाई वाटर कंसंट्रेशन से लो वाटर कंसंट्रेशन की ओर। तो मूवमेंट कहाँ किधर दिखाएगा, ये मूवमेंट दिखाएगा बाहर, जिससे ये सेल बाद में जाके नष्ट होने वाली है। तो अभी काफी कुछ ऐसे कंसेप्ट हम पढ़ने वाले हैं जो इसी से रिलेटेड होगा। हम कुछ इसी तरीके का एक सिस्टम बनाएंगे और वो सिस्टम बनाते हुए
हम बहुत सारे कंसेप्ट पढ़ने वाले हैं। तो लेट्स स्टार्ट आवर फर्स्ट कंसेप्ट अबाउट प्रेशर्स। मैंने कहा था कि भाई प्रेशर के लिए हमारी वीडियो स्पेशल होने वाली है। और प्रेशर कौन सा? ओस्मोटिक प्रेशर। ओस्मोटिक प्रेशर एक ऐसा कंसेप्ट है जो थोड़ा सा ओस्मोसिस के अपोजिट दिखता है। कैसे समझने का ट्राई करेंगे। देखिए, अगर मान लो एक सॉल्यूशन में एक सेल रखी जाती है, तो अगर सेल के अंदर ये अंदर मैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन बनाता हूं, स्पेस है कि सेल फूलेगी और फूल कर अपना मैक्सिमम साइज अटेन करेगी, और बाहर हमने लिया है प्योर वाटर। सोचिए, हमें पता है कि पानी का जो गमन होता है अपनी हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की ओर जाता है। तो बाहर अगर प्योर वाटर है और अंदर की अगर वाटर कंटेंट देखे तो बाहर से तो कम है, तो पानी मूव करेगा बाहर से अंदर की ओर, तो ये सेल फूलने लग जाएगी। लेकिन मान लो मैं यहां पे कुछ ऐड करता हूं सोलवेंट के रूप, सोल्यूट के रूप में। सोल्यूट यानी हिंदी में बता दो तो विलय। विलय के रूप में हमने कुछ ऐड किया, और इवन मैंने ऐड कर दिया शुगर, क्योंकि मैं तो चाशनी लेके चलनी है लास्ट तक। जब यहाँ पे शुगर ऐड करी तो हमें एक चीज पता लगी कि अब पानी की कंसंट्रेशन में कमी आने लग गई। अब बाद में जैसे जैसे इसके अंदर मैं चीनी घोलूंगा, पानी की कंसंट्रेशन वैसे ही कम होती जाएगी। पहले तो 100% वो प्योर वाटर था, जैसे जैसे मैंने चीनी डाली अब वो 90%, फिर 80%, फिर 70% होगा। तो हम ये भी मान सकते हैं कि जैसे जैसे पानी की कंसंट्रेशन कम होने वाली है वैसे ही मूवमेंट में फर्क हो जाएगा। यानी जैसे मैंने पानी दिया तो पानी का कंसंट्रेशन कम हो गई, जहां पे मान लो 30-50% पानी, ऐसे मान के चलो। हमें पता है कि वाटर मूव्स फ्रॉम हाई वाटर कंसंट्रेशन ऑफ लो वाटर कंसंट्रेशन। जब बाहर पानी 100% था, तब यहाँ पे पानी 100 से 50% की ओर मूव कर रहा होगा, तो वो भी स्पीड के साथ। जब इसमें मैंने थोड़ी सी चीनी मिला दी तो क्या हुआ कि थोड़ी सी स्पीड स्लो हो गई, भले ही पानी अंदर ही जा रहा हो। थोड़ी और चीनी मिलाई तो और थोड़ी स्पीड कम हुई, और चीनी मिलाई और स्पीड कम हुई, और चीनी मिलाई, अब रुक गई स्पीड। अब जब बाहर और अंदर दोनों समान मात्रा है पानी की, तो पानी क्यों बहेगा? पानी तो कम में जाएगा ना। और अगर और चीनी मिला दी, इसको मैंने 40% रख दिया पानी को, और चीनी को 60% रख दिया, इस कंडीशन में पानी बाहर आने लग जाएगा। ठीक है। जब इस अवस्था में स्टार्टिंग में जब हमने 100% ऑफ वाटर लिया था, तब ओस्मोसिस हो रहा था, पानी अंदर की ओर गमन कर रहा था। जैसे जैसे हमने सोल्यूट मिलाए तो पानी के मूवमेंट में एरर आने लग गया, पानी का मूवमेंट स्लो होने लग गया, पानी के मूवमेंट में एक दबाव महसूस हुआ, एक प्रेशर जनरेट हुआ है। उसी प्रेशर को बोलते हैं ओस्मोटिक प्रेशर। इट मींस ओस्मोटिक प्रेशर एक ऐसा प्रेशर होता है जो ओस्मोसिस को रोकता है। तो सीधी सी बात है, ओस्मोटिक प्रेशर ये इनहिबिट का चिन्ह होता है, ऐसे रोकते हैं ओस्मोसिस। ओके। ओस्मोटिक प्रेशर ओस्मोसिस को रोकता है, रोकने के लिए कारगर होता है। तो हमने एक चीज पढ़ी है कि जब जैसे जैसे सोल्यूट मिलाएंगे तो ओस्मोटिक प्रेशर बढ़ेगा और ओस्मोसिस रुक जाएगा, और ओस्मोटिक प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ओस्मोसिस। ये चीज समझ में आ जानी चाहिए। लेकिन हमें तो फैक्टर्स देखने हैं कि रियल सिस्टम में किस तरीके से ओस्मोसिस को फैक्टर्स प्रभावित करते हैं। तो एक इक्वेशन दी जाती है कि ओस्मोटिक प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, या समानुपाती होता है CST के। इसमें C तो एक कांस्टेंट है, लेकिन S और T देखने वाली चीजें हैं।
ऐसे हम समझ सकते हैं कि अगर हम सोल्यूट मिलाते हैं तो सोल्यूट मिलाने से भी ओस्मोटिक प्रेशर बढ़ता है। देखिए यहाँ पे ओस्मोसिस तो कम हो रहा है, जैसे जैसे हमने सोल्यूट मिलाया वाटर की कंसंट्रेशन कम हुई, तो ओस्मोसिस तो घट रहा है, लेकिन घटने का कारण क्या था? ओस्मोटिक प्रेशर का बढ़ना। जैसे जैसे हम सोल्यूट मिलाते हैं तो दाब इतना बढ़ जाता है कि ओस्मोसिस को रोक देता है। तो कैसे बढ़ा? हमने सोल्यूट मिलाया, उसी से बढ़ा। तो हम कह सकते हैं कि जैसे जैसे हम सोल्यूट मिलाते हैं, एस मिलाते हैं, तो क्या रुक जाता है हमारा? ओस्मोटिक प्रेशर। और दूसरी हम बात करते हैं टी की। टी रेफर्स टू टेम्परेचर। अगर हम यहां पे एक बर्नर लगा दें भाई, जो इसको गर्म कर रहा है पानी को, तो जो ये स्पीड है, ये स्पीड बढ़ जाएगी घुलने की। जैसे जैसे स्पीड बढ़ाई तो घुल जाएगी, और ओस्मोटिक प्रेशर में भी इंक्रीमेंट आएगा। ठीक है, इस तरीके से हम पढ़ते हैं ओस्मोटिक प्रेशर को। जो ओस्मोटिक प्रेशर हमारे ओस्मोसिस को रोकने में कारगर होता है। व्हेन वी आर एडिंग सोल्यूट इनटू अ सॉल्यूशन, तो हमारा ओस्मोटिक प्रेशर बढ़ता जाएगा और ओस्मोसिस रुक जाएगा। क्लियर? अब हम नेक्स्ट बढ़ते हैं एक कंसेप्ट जिसको बोलते हैं डिफ्यूजन प्रेशर। हमने इसके बारे में थोड़ी बहुत बात करी थी। जिस तरीके से ओस्मोटिक प्रेशर ओस्मोसिस से संबंध रखता है, उसी तरीके से डिफ्यूजन प्रेशर डिफ्यूजन से संपर्क रखेगा। मान लो मैं कहता हूं कि मैं हमेशा एग्जांपल देता हूं सेंट की शीशी का। मान लो हमने एक स्प्रे किया है सेंट का, ये एक सेंट की शीशी है, ये स्प्रे है, इसको स्प्रे कर दिया, तो यहां पे क्या आ गया? इसका फोग आ गया। अब ये कहां जाएगा? अपनी हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन। मान लो इधर इसकी कंसंट्रेशन लो है, तो यहाँ पे ये पहुंचने वाला, ये गमन करके चारों ओर जाएंगे। वैसे तो ये जहां जहां इसकी कंसंट्रेशन कम है उधर ये मूवमेंट करेंगे, और कोशिश करेंगे कि ये जितना भी एरिया है आसपास, इन सारे को होमोजेनाइज कर दे, इनकी समान सांद्रता हर जगह पर वितरित हो जाए। तब तक गमन करेंगे तब तक इनकी सांद्रताएं समान नहीं हो जाए हर नेचर में, तो ये धीरे धीरे लुप्त हो जाएंगे, धीरे धीरे इतना एक्सपैंड कर जाएंगे कि इनका जो प्रभाव है वो कम हो जाएगा। फिर सेंट की स्मेल आना बंद हो जाएगी, इतना ज्यादा डिस्पर्स हो जाएंगे इनके मॉलिक्यूल्स। तो डिफ्यूजन प्रेशर क्या होता है? डिफ्यूजन प्रेशर हेल्प करता है एक किसी मॉलिक्यूल को डिफ्यूज होने में। यानी यहाँ पे डिफ्यूजन प्रेशर ज्यादा है, यहाँ पे डिफ्यूजन ज्यादा हो सकता है। हालांकि थोड़ी देर बाद मान लो इधर आ जाए थोड़े बहुत मॉलिक्यूल्स, तो यहाँ पे डिफ्यूजन प्रेशर इसकी तुलना में तो कम है, यहाँ पे ज्यादा है, यहाँ पे कम है। ठीक, तो यहाँ पे डिफ्यूजन कम होगा, यहाँ पे ज्यादा होगा। ठीक है ना? तो इसको डिफ्यूजन प्रेशर कहते हैं। इसमें को बहुत ज्यादा पढ़ने का नहीं होता। अब हम पढ़ते हैं जो हमने कल बात करी थी, टर्गर प्रेशर की। नेक्स्ट प्रेशर, तो इस प्रेशर को हम थोड़ा सा नाम के हिसाब से लेके चलते हैं, टर्गर और प्रेशर। टर्गर प्रेशर, अगर टर्गर की मीन बताऊं हिंदी में, तो टर्गर का मतलब होता है फूलना या फुलाने में जो कारक यूज आते हैं उसको बोलते हैं टर्गर फैक्टर्स। टर्गर प्रेशर क्या होता है कि अगर एक सेल के अंदर पानी नहीं है, ये उसकी सेल बोल रहा है, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, इस सेल को बाहर किसी ऐसे सॉल्यूशन में रखा जाए जहां पे पानी ज्यादा है, या प्योर वाटर सॉल्यूशन में रखा जाए। जब प्योर वाटर सॉल्यूशन में ये सेल रहेगी तो यहाँ पे एक कंसंट्रेशन ग्रेडियंट बनेगा। कंसंट्रेशन ग्रेडियंट बनेगा। कंसंट्रेशन ग्रेडियंट का मतलब होता है कि दो सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन में डिफरेंस। देखो यहाँ पे कंसंट्रेशन ऑफ वाटर ज्यादा है, यहाँ पे कंसंट्रेशन ऑफ वाटर कम है, इस कंडीशन को बोलते हैं कंसंट्रेशन ऑफ ग्रेडियंट। और व्हेन कंसंट्रेशन ग्रेडियंट फॉर्म्स, देन वाटर मूव्स फ्रॉम हाई कंसंट्रेशन सॉल्यूशन फ्रॉम लो कंसंट्रेशन सॉल्यूशन। ओके, मान लो यहाँ पे बनी है तो पानी कहाँ जाएगा? बाहर से अंदर, क्योंकि बाहर की कंसंट्रेशन ज्यादा है, अंदर की कंसंट्रेशन कम है। तो जैसे जैसे ये पानी अंदर जाएगा तो क्या सेल फूलना स्टार्ट करेगी?
जब सेल फूलना स्टार्ट करेगी तो इस तरीके से एक्सपेंड करेगी। जैसे जैसे पानी आएगा, इसके अंदर जोर आएगा, तो ये बाहर एक जोर लगाने का ट्राई करेगा, बाहर की तरफ एक प्रेशर जनरेट करेगा, वॉल की तरफ एक प्रेशर जनरेट करेगा, मतलब अंदर से बाहर की ओर। तो जो प्रेशर सेल के फूलने के बाद जनरेट होता है उसको क्या कहते हैं? टर्गर प्रेशर। और टर्गर प्रेशर को हम डिनोट करते हैं टीपी से, एब्रीवेट करते हैं टीपी से, ठीक है। इसको बोलते हैं टर्गर प्रेशर। व्हेन सेल स्वेल अप, जब सेल फूलती है तो टर्गर प्रेशर जनरेट करती है, लेकिन हमें यह भी पता है कि अपनी सेल को एक लिमिट ऑफ वॉल्यूम में फैलना होता है। अगर बहुत ज्यादा फैल जाएगी तो एक सिचुएशन ऐसी आएगी, फट जाएगी। अगर उसको प्योर वाटर में रख दें तो सेल फट जाए, ऐसा नहीं हो, उसको रोकने के लिए हमारे पास एक और प्रेशर होता है, नेचर ने दिया है, उसको बोलते हैं वॉल प्रेशर। जब सेल फूल रही होगी तो सेल वॉल से और प्लाज्मा मेम्ब्रेन की तरफ एक प्रेशर लगेगा, जिसको वॉल प्रेशर बोलते हैं। ऐसा प्रेशर जो वॉल के द्वारा, सेल वॉल के द्वारा प्लाज्मा मेम्ब्रेन पर लगाया जाता है कि भाई अब फूलने की जरूरत नहीं, रुक जा। ये प्रेशर वो क्या कहलाता है? वॉल प्रेशर। तो इसको भी एक दूसरे डायग्राम में अगर समझें तो बाहर पानी है और सेल इज एक्टिवली स्वेलिंग अप, और स्वेलिंग अप करती करती है यहां तक पहुंच गई लगभग सेल वॉल के। अब इसके टक्कर मारेगी ये, जब जैसे ये इसके टक्कर मारेगी तो हमें पता लगेगा कि ये फूलना चाह रही है बाहर की ओर। इतना हम फूलना देना नहीं चाहते, तो हम ये चाहते हैं कि ये सेल फूले नहीं और रुक जाए थोड़ा सा। तो उसके लिए हम करते हैं बाहर से अंदर की ओर एक प्रेशर, तो दिख नहीं रहा है, तो बाहर से अंदर की ओर एक प्रेशर देते हैं जिससे ये सेल मेंटेन रहे। तो कितना प्रेशर दे ये भी हमें देखना होगा। बहुत ज्यादा प्रेशर देंगे तो फिर सिकुड़ जाएगी ये। तो हम वॉल प्रेशर में बिल्कुल एग्जैक्ट उतना ही प्रेशर देते हैं जितना होता है टीपी या टर्गर प्रेशर। अगर हम बराबर इस प्रेशर को कर देते हैं तो सेल एक निश्चित आकार में आके खड़ी हो जाती है। अंदर का क्षेत्र बाहर की ओर जोर लगा रहा होगा और बाहर का क्षेत्र अंदर की ओर जोर लगा रहा होगा, और बिल्कुल सेम जोर होगा, इसलिए न्यूट्रलाइज हो जाएंगे और एक समान स्ट्रक्चर में बन के ये सेल यहाँ पे पड़ी रहेगी। तो इस तरीके से वॉल प्रेशर और टर्गर प्रेशर आपस में बराबर होते हैं पूर्ण स्पीत या फिर फुल्ली टर्जिड सेल में। फुल्ली टर्जिड सेल में, ओके। इस तरीके से हमने कुछ, अगर रिवाइज कर बताऊं तो हमने कुछ प्रेशर पढ़े, जिन प्रेशर में सबसे पहला पढ़ा था ऑस्मोटिक प्रेशर, अगला हमने पढ़ा था डिफ्यूजन प्रेशर, उससे अगला पढ़ा था टर्गर प्रेशर, उससे अगला पढ़ा था वॉल प्रेशर। तो हम एक ऐसा कंसेप्ट अब इससे बाद में पढ़ेंगे जो कंसेप्ट हमारे लिए इन सब के रिलेशन को समझाने वाला होगा, और उस कंसेप्ट को बोलते हैं डीपीडी। अपना इसका स्टार्टिंग के दो अल्फाबेट डीपी तो वही डिनोट करेंगे कि डिफ्यूजन, दूसरा पी होगा वो डिफाइन करेगा इसके प्रेशर को, लेकिन दूसरा डी यहां पे लिखा जाता है डेफिसिट के रूप में, हिंदी में बताऊं तो कमी के रूप में। यानी डिफ्यूजन प्रेशर में होने वाली कमी क्या कहलाती है? डीपीडी। अच्छा, कैसे कमी होगी इसको देखें। हमारे वाटर मॉलिक्यूल अगर एक कंटेंट में पड़े हैं, ऐसे बनाते हैं, चलो एक ये बना दिए, एक सेल बनाते हैं, उसके बगल में दूसरी सेल बनाते हैं। हमारी प्लांट सेल ऐसे होते हैं, हम तो बॉटनी पढ़ रहे हैं तो प्लांट सेल पढ़े, ऐसी हमें आदत होनी चाहिए। एक सॉल्यूशन यहाँ है, एक सॉल्यूशन यहाँ है, और यहाँ इस सॉल्यूशन को मैंने प्योर वाटर के रूप में लिया है, और यहाँ पे 0% ऑफ वाटर, पानी है ही नहीं। तो सीधी सी बात है, जहां पानी है और जहां पानी नहीं है तो मूवमेंट होगा पानी होने से लेकर पानी के ना होने पर। ठीक क्यों होगा? क्योंकि यहां का डिफ्यूजन प्रेशर ज्यादा है यहाँ के डिफ्यूजन प्रेशर की अपेक्षा में। यहाँ पे मान लो 100% ऑफ वाटर है। जैसे ही हमने एक और लिया
क्या लिया, ऐसा एक सेम सिस्टम लिया है, चलो दोबारा बनाते हैं। ऐसा एक सेम सिस्टम लिया है जिसमें एक तरफ तो 0% ऑफ वोटर ही है, ये 0% ऑफ वोटर है यहाँ पे, लेकिन इधर हमने NaCl का एक मोलिक्यूल मिला दिया। पानी में जब नमक घोलते हैं तो हमें पता है कि नमक आयनों में विभक्त हो जाता है, सोडियम प्लस और क्लोरीन माइनस, और ये इन दोनों को कौन जोड़ लेता है, वाटर मॉलिक्यूल। वाटर मॉलिक्यूल की हमने जब स्ट्रक्चर पढ़ी तो इस तरीके से हमने कहा था कि एक पोलर सब्सटेंस है, एक तरफ एक तरफ पार्शियल नेगेटिव चार्ज और एक तरफ क्या होगा, पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। तो जब सोडियम क्लोराइड आयनों में विभक्त हो जाता है तो ये वाटर मॉलिक्यूल इसको जोड़ लेता है, प्लस को प्लस वाले एंड से जोड़ेगा, माइनस को माइनस वाले एंड से। अगर मान लो क्लोरीन है, क्लोरीन कहाँ जाके जुड़ जाएगा, क्लोरीन जुड़ जाएगा इसके साथ। वाटर है, वाटर सोडियम को किस अपने माइनस एंड के साथ जोड़ लेगा, और जैसे ही ये जोड़ता है तो ये एक बाउंडिंग स्टेज में आ जाते हैं वाटर के मॉलिक्यूल्स। समझ गए? जहां पे 100% ऑफ वाटर में मान लो 100 मॉलिक्यूल्स हैं और 100 के 100 मॉलिक्यूल फ्री अवस्था में, इनके अंदर कुछ भी इंप्योरिटी नहीं है, तो ये ज्यादा मूव कर पाएंगे। फ्री मॉलिक्यूल्स में ज्यादा मूवमेंट दर्शाने देखने को मिलेगा अपेक्षा किसकी, जो बॉन्डिंग में है मॉलिक्यूल्स। जैसे इसमें सोडियम क्लोराइड घोड़ा तो हमें एक एक्सपेरिमेंट से पता लगता है कि 10 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर बंध जाते हैं, तो कितने फ्री हैं, 90 मॉलिक्यूल्स फ्री हैं इस अवस्था में। तो अगर यहाँ पे 90 मॉलिक्यूल्स फ्री हैं तो डिफ्यूजन प्रेशर में कमी आएगी। डिफ्यूजन प्रेशर तो डिनोट करता है ना कि कितने ज्यादा मॉलिक्यूल हैं यहाँ पे और कितनी स्पीड में ये अपना ओस्मोसिस कर पाते हैं। तो देखो भले ही पानी तो इधर से इधर ही जाए, लेकिन यहाँ पे डिफ्यूजन प्रेशर जहां ज्यादा था, यहाँ डिफ्यूजन प्रेशर क्या हो गया, कम हो गया, कमी आ गई। हम कहते हैं कि डिफ्यूजन प्रेशर में कमी आने से एक कंसेप्ट बनता है जिसको बोलते हैं डीपीडी। देखो यहाँ पे एक डाउट आता है स्टूडेंट के बहुत ज्यादा कि वो डीपी में कमी जब होती है, देखो कमी तो बढ़ रही है, कमी होती जा रही है ना। अब एक और सिस्टम बनाओ, मान लो, देखो समझने का ट्राई कर रहा है, यहाँ पे दिमाग खोल के बैठना। मैं एक और सिस्टम बनाता हूँ थोड़ा सा। मैंने और वाटर इसमें नमक के मॉलिक्यूल घोले, तो नमक के घोलने के साथ और 10 हो गए, 80% वाटर बच गया यहाँ पे, है ना। तो और डिफ्यूजन प्रेशर कम हो गया, वाटर मॉलिक्यूल्स तो ऐसे ही जाएंगे। मैंने और घोले, 70% हो गया, वाटर मॉलिक्यूल यहीं से यहीं जा रहे हैं, तो डीपी और कम हो गया, डिफ्यूजन प्रेशर और कम हो गया। तो हम ये तो कह सकते हैं कि डिफ्यूजन प्रेशर कम हो रहा है। डिफ्यूजन प्रेशर मान लो यहाँ पे 100 था, यहाँ पे क्या हो गया, 90 हो गया, यहाँ पे क्या हो गया, 70 हो गया, यहाँ पे क्या, यहाँ पे 80 हो गया, सॉरी, यहाँ पे क्या हो गया, 70 हो गया। ऐसे मान के चलते हैं कि स्टार्टिंग में डिफ्यूजन प्रेशर 100 था, 100 की स्पीड पे घूम रहे थे वाटर मॉलिक्यूल्स। जैसे ही उन पे ब्रेक लगा, जैसे उसमें कुछ मिला तो 90 की स्पीड पे आ गए, जैसे उसमें और कुछ मिला तो 80 की स्पीड पे आ गए, ऐसे स्पीड कम होते होते 70 हो रही है। स्पीड में कमी आ रही है डिफ्यूजन प्रेशर की में, तो डीपीडी बढ़ेगा। ध्यान देना इस बात को, डीपीडी क्या होगा, इंक्रीज होगा, ना कि डिक्रीज। डीपीडी बढ़ेगा, डीपीडी बढ़ेगा। मान लो इसको सिस्टम नंबर 1 बोल दूं, सिस्टम नंबर 1, सिस्टम नंबर 2, सिस्टम नंबर 3, सिस्टम नंबर 4। तो यहां पे क्या होगा, डीपीडी को अगर हम नोटिस करने वाले हैं तो सिस्टम नंबर 1 का डीपीडी सबसे ज्यादा होगा, नहीं सॉरी, डीपीडी किसका सबसे ज्यादा हो गया, देखो डीपीडी बढ़ रहा है ना, सबसे ज्यादा डीपीडी होगा इसका। कमी सबसे ज्यादा किसमें होगी, वो सबसे ज्यादा डीपीडी होगा। कमी सबसे ज्यादा होगी नंबर 4 में, फिर नंबर 3 में, फिर नंबर 2 में, फिर नंबर 1 में। जैसे जैसे कमी बढ़ेगी वैसे वैसे डीपीडी बढ़ेगा, इसको बोलते हैं डीपीडी। इज दैट क्लियर? तो हम डीपीडी को एक और टर्म देते हैं जनरली, जिसको कहते हैं सक्शन प्रेशर।
सक्शन का चूसने वाला। ठीक, ये। और एक इक्वेशन के साथ और लिखते हैं कि व्हाट इज डीपी, तो डीपीडी बराबर ओपी माइनस टीपी। ये कैसे आया? हमें पता है कि जैसे किसी के अंदर सोल्यूट मिलाते हैं, नमक हो गया, चीनी हो गई, तो उसका डीपीडी बढ़ेगा। ये हम पहले सिद्ध कर चुके हैं इस पुरानी वाली में कि जैसे जैसे हमने नमक मिलाया वैसे वैसे क्या बढ़ गया इसका डीपीडी। तो अगर डीपीडी बढ़ रहा है, बढ़ गया ना डीपीडी, हमने कुछ भी मिलाया है तो। और हमने ये पहले ये भी पढ़ चुके हैं कि सोल्यूट अगर ज्यादा इसके अंदर जाता है तो बाहर की अपेक्षा इसमें कम पानी बचेगा, बाहर पानी ज्यादा बचेगा। इसको आप लगा लेना दिमाग, वीडियो को पॉज करके। फिर क्या होगा, अगर बाहर अंदर सोल्यूट ज्यादा है बाहर कम है तो पानी अंदर की ओर घुसने लगेगा। पानी जैसे ही अंदर एंट्री करेगा तो सेल फूलेगी, फूल कर और मोटी हो जाएगी और अपनी जो वॉल है उसके ऊपर प्रेशर जनरेट करेगी। बाहर की तरफ जो इसके पास वॉल है उस पर प्रेशर जनरेट करेगी, उसको बोलते हैं टीपी। और सेम प्रेशर वॉल भी इसके ऊपर जनरेट करेगी। तो हम कह सकते हैं कि जो डीपीडी बराबर ओपी माइनस टीपी, क्योंकि टीपी तो इसको कम कर रहा है ना, डीपीडी बराबर ओपी माइनस टीपी, और टीपी के समान डब्ल्यूपी भी है। इस तरीके से हम डीपीटी को देखते हैं। ठीक है, मान लो एक सेल ऐसी है जो बिल्कुल स्लथ अवस्था में या फिर फ्लैसिड अवस्था में पड़ी है, बिल्कुल अंदर है, वॉल से उसका कोई संबंध नहीं है, तो इसके द्वारा वॉल पर कोई प्रेशर जनरेट नहीं किया जाएगा। इस दौरान इसका जो टीपी है, टर्गर प्रेशर, फूलने के बाद जो प्रेशर जनरेट होता है वो जीरो रहता है। अगर यहाँ पे टीपी जीरो होगा तो इस टाइम पे डीपीडी इज इक्वल टू ओपी रहेगा। बस इतना हमें देखने को होता है। तो देखो, हम वोटर का जो मूवमेंट देखते हैं कि वोटर किस तरफ से किस तरफ जाएगा, तो हम ये कह सकते हैं कि अब लो डीपीडी से हाई डीपीडी की तरफ जाता है। इसको मैं अगर प्रूव करूं तो दो सॉल्यूशन लेता हूं, एक तो चाशनी, एक पानी। चाशनी कब बनी होगी, जब हम पानी में चीनी को मिलाया होगा, तो चीनी को मिलाया होगा तो डीपीडी बढ़ा होगा पानी से, तो ठीक है ना। तो इसका डीपीडी क्या है, ज्यादा है, इसका डीपीडी क्या है, कम है। तो वाटर मूव किससे कर रहा है, अधिक डीपीडी से कम डीपीडी की तरफ। कम, सॉरी, आई एम रिकरेक्टिंग माई सेल्फ, दोबारा समझो। पानी में जैसे चीनी मिलाई हमने तो डीपीडी बढ़ा होगा, बढ़ा होगा। हमने कहा था ना कि जैसे नमक मिला रहे हैं तो डीपीडी बढ़ता है, डिफ्यूजन प्रेशर कम होता है। ऐसे पानी में जैसे चीनी मिलाते हैं, सेम सेम कंसेप्ट लगता है चीनी के साथ भी, सेम कंसेप्ट लगता है, और कोई भी सर्फ के साथ भी सेम, सब चीज के साथ सेम कंसेप्ट लगता है। जैसे ही चीनी मिलाई तो डीपीडी क्या हो गया, इंक्रीज हो गया। और पानी इनिशियल में इसके कंपेयर करें तो पानी में तो डीपीडी कम था, इसमें डीपीडी ज्यादा है, तो पानी मूवमेंट कहां करेगा, पानी से चाशनी की तरफ। तो लो डीपीडी से हाई डीपीडी की तरफ वोटर मूव करता है। अगर आपसे कुछ छोटे क्वेश्चंस में पूछ ले कि पानी का मूवमेंट किधर होता है, तो हमें बताना है कि भाई लो डीपीडी से हाई डीपीडी की तरफ पानी मूव करता है। ठीक है, सेम कंसेप्ट हमने डेवलप किया वोटर पोटेंशियल के रूप में। देखो, वोटर पोटेंशियल में और इसके इसमें कहानी सेम है। हम पहले मूवमेंट को समझने के लिए डीपीडी को समझते थे, लेकिन अब नई नई रिसर्चेज के हिसाब से वोटर पोटेंशियल एक टर्म दी गई थी जिसके आधार पे पानी के मूवमेंट को समझते हैं, जिसको साई के द्वारा डिनोट किया जाता है। हमने इसके बारे में अच्छे से पढ़ रखा है कि वोटर पोटेंशियल में क्या होता है कि पानी अपनी हाई वोटर पोटेंशियल से लो वोटर पोटेंशियल की ओर गमन करेगा, हाई होगा, और यहाँ पे वोटर पोटेंशियल क्या होगा, लो होगा। ठीक है, बस इतना सा है, इसको समझाने की जरूरत नहीं है क्योंकि हमने क्लास में समझ लिया है। अगली हम बात करें किसकी, हम बात करने वाले हैं एक चार्ट की। एक चार्ट बनाते हैं, जो चार्ट हमने शायद 12th में भी पढ़ा होगा।
नहीं बन रहा, क्या चक्कर है? अ, अरे यार, कोई बात नहीं, हाथ से बना लेते हैं। देखो, हम एक फिगर बनाने वाले हैं जिसके अंदर हम डिनोट करेंगे कि डीपीडी का ओपी और टीपी में कैसे प्रभाव पड़ता है। मान लो एक सेल है इस अवस्था में, जहां पे सेल बिल्कुल सिकुड़ी पड़ी है, तो इसको बोलेंगे फुल्ली फ्लैसिड सेल। जैसे जैसे सेल के अंदर पानी एंट्री करने लगेगा, सेल क्या होने लग जाएगी? फुल्ली टर्जिड, सेल पूरी फूल जाएगी। ठीक है, इस दौरान क्या होने वाला है? देखो, जैसे जैसे सेल ने इंक्रीमेंट किया खुद के साइज में, इसको भी ऐसे, इस चार्ट को थोड़ा ऐसे दर्शा देते हैं कई बार ओ बना के। जैसे जैसे सेल ने फूलने का प्रयास किया होगा, तो इसका टर्गर प्रेशर क्या हो गया? बढ़ रहा होगा। टर्गर प्रेशर इंक्रीज हो रहा होगा, तो सेल क्या होगी? फूल गई होगी। इसी के साथ में यहां पे क्या हो गया? टीपी बराबर डब्ल्यू पी। जब सेल फूल जाती है, तो इसके वॉल का प्रेशर और इसके टर्जिडिटी का प्रेशर दोनों समान हो जाते हैं। सेम अगर यहाँ पे टीपी और डब्ल्यूपी में बात करें, तो डब्ल्यूपी बराबर 0 और टीपी बराबर भी 0 इस अवस्था में। अगर डीपीडी का अगर इससे रिलेशन बनाए, तो देखो यहाँ पे डीपीडी सबसे ज्यादा होता है। जैसे जैसे इसके अंदर पानी भरने लगता है, तो डीपीडी कम होने लग जाता है। समझ गए? इस बात को अगर नहीं समझे तो मैं एक पुराने एग्जाम्पल के साथ समझा दूंगा कि जैसे जैसे सेल में पानी भरने लग जाता है, डीपीटी कम हो जाता है। तो ये वाला पेन आपको दर्शाएगा कि इसमें आयतन में कैसे वृद्धि होती है, वॉल्यूम इंक्रीमेंट दर्शाएगा, और ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर को डिटरमाइन करता है। तो इस तरीके से हम ये एक चार्ट पढ़ते हैं। तो मैं आपको ये कंसेप्ट बताता हूँ कि डीपीटी के कम कैसे होता है अगर पानी बढ़ता है। तो देखो, हमने यहाँ पे एग्जांपल लिया था। मान लो यहाँ पे मैं पानी जोड़ना स्टार्ट करूं, 70% पानी को 80% कर दूं, तो डीपीडी उल्टा चलेगा। अगर यहाँ पे नीचे की तरफ आने पे बढ़ रहा है, तो ऊपर की तरफ आने पे कम होता जाएगा। सोचो, 70% में पानी, अगर डीपीडी 70% है, तो डीपीडी सबसे ज्यादा होगा, 80% में कम, 90% में और कम, 100% में डीपीडी सबसे कम होगा। इसी तरीके से यही कंसेप्ट हमने किसके ऊपर अप्लाई किया है? इस चार्ट के ऊपर। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा, इससे रिगार्डिंग कोई आपके पास डाउट नहीं रहा होगा। तो अब हम ऑफलाइन क्लास में मिलने वाले हैं और इससे अगले कंसेप्ट का डिस्कस करेंगे। और जैसा कि मैंने आपको कहा था कि रात को अपलोड होगी, तो कंप्यूटर में कुछ टेक्निकल इश्यू था, रात को खूब ट्राई किया था, टाइम से ही नहीं हो पाया। फिर थोड़ा सा घर पे भी काम था, तो इतना एफर्ट नहीं डाल पाया कि रात को ही सारे टेक्निकल काम को सुधार दूं। तो सुबह उठ के मैंने क्लास रिकॉर्ड करी है। आई होप ये आपके पास टाइमली पहुंच जाए, और हो सकेगा तो इस क्लास को मैं डायरेक्ट बिना लिंक की हिसाब से सीधा वीडियो को अपने टेलीग्राम ग्रुप पे जोड़ दूंगा, और इसके नोट्स के लिंक भी आपको मिल जाएंगे। तो ये जो शॉर्ट में आपको जितना मैंने करवाया है, इसको भी कोशिश करना कि आप अपने नोट्स में उतार लें, ताकि एक बड़े कंसेप्ट को छोटी सी डायग्राम के साथ समझ जाएंगे आप। तो इसी के साथ मैं आज की क्लास को अलविदा कहता हूँ, और मिलते हैं कॉलेज में। धन्यवाद।